पास नंबर है 2800-177 और 2800-178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो शिमला का सिटी कोड यानी 0 लगाना ना भूलें। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 2800-177 और 2800-178। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा के लिए विषय चुना गया है वो है बागवानी तकनीकी मिशन। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद गुप्ता, जो बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित निदेशालय में परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे बागवानी तकनीकी मिशन की, लेकिन इस चर्चा को आरंभ करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब हम फल उत्पादन की बात करते हैं खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में, तो क्या स्थिति आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन की आज के परिवेश में? हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में बागवानी के महत्व को निखारा नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश में विविध प्रकार की जलवायु जो वो हर जगह पाई जाती है। यदि हम फलों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश को पहले सेब राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जैसे हमारे निचले क्षेत्र हैं, नूरपुर, इंदौरा, कांगड़ा या हमीरपुर का क्षेत्र है, जहाँ लीची, आम, संतरा और किन्नू की फसलें जो है वो बागवानों की आर्थिकी में काफी सुधार कर रही है। इसी प्रकार बिलासपुर का इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ पुष्प उत्पादन से बागवान जो है वो काफी लाभ अर्जित कर रहे हैं। हमारे सोलन और सिरमौर के क्षेत्र में बागवान जो है वो खुम्ब उत्पादन करके जो है वो काफी लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो इस प्रकार अन्य ही है, कुछ इलाके हमारे कांगड़े में ऐसे हैं जहाँ बागवान इवन महिलाएं जो हैं वो मौन पालन करके जो है वो अपनी आर्थिकी में सुधार कर रहे हैं। जो हमारे कुछ भूमिहीन बागवान है वो खुद उत्पादन करके और मौन पालन करके अपनी जीविका चला रहे हैं। तो इसका सबका नतीजा ये है कि आज हिमाचल प्रदेश में 2,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी हो रही है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो 10 लाख मीट्रिक टन से ऊपर पहुंच चुका है। और बागवानी हिमाचल का फल जो है न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि अन्य देशों में भी हिमाचल के नाम से जाना जाता है। तो अगर डॉक्टर हम विभिन्न जो परियोजनाएं आपका विभाग हमारे प्रदेश के बागवानों के हित के लिए चला रहा है, एक तो बागवानी तकनीकी मिशन की हम बात करेंगे ही, तो इसके साथ साथ और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो यहाँ चल रही हैं और उसमें मुख्य परियोजना कौन सी है? बागवानी तकनीकी मिशन जो है एक मुख्य परियोजना है, लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ये भी हमारे बागवानों को जो है काफी लाभ दे रही है। न केवल बागवानों को ही लाभ दे रही है बल्कि इससे हम जो हमारे सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे हमारी फल पौधशालाएं हैं, इनको भी काफी धन जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा एक 85 करोड़ रुपए की और परियोजना स्वीकृत हुई है जिसका नाम है सेब पुनर्जीवन योजना, एप्पल रिज्यूवेनेशन प्रोजेक्ट, जिससे कि जो हमारे बगीचे पुराने लगे हुए हैं, बीमार हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं या जो पौधे बीमार हो चुके हैं, उनको हटा करके उनके स्थान पर नए बगीचों को लगाया जाना, नए पौधों को लगाया जाना, ताकि हम अपने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर सकें। तो डॉक्टर साहब, जो ये बात बागवानी तकनीकी मिशन की कर रहे हैं यानी कि हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन, तो ये कब से, अगर हम प्रदेश में बात करें, कब से चल रही है? वर्ष 2001-2002 से हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में चलाया गया था। हिमाचल प्रदेश को एक बागवानी में एक नई दिशा तब मिली जब 9 अक्टूबर 2003 को उस समय के भारत के कृषि मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने शिमला में इसका हिमालयन राज्यों के लिए शुभारंभ किया था। ये योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश, J&K और उत्तराखंड के लिए चलाई गई थी। तो प्रारंभ में इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन ये योजना बागवानों में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई और बागवानों की आर्थिकी में इतना ज्यादा इसमें सुधार आया कि आज तक इस परियोजना पर 184 करोड़ रुपए का लाभ जो है वो हम बागवानों को दे चुके हैं। पहले इस योजना को उद्यान तकनीकी मिशन के नाम से जाना जाता था, मतलब बागवानी तकनीकी मिशन या बागवानी मिशन के नाम से जाना जाता था। लेकिन हिमाचल प्रदेश या हिमालयन राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये पाया कि हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग भिन्न है हमारी भौगोलिक परिस्थितियां। तो हमारे माननीय बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री के अंतक प्रयत्नों से 1 अप्रैल 2010 से विभिन्न घटकों में जो है वो इसमें अनुदान की सीमा जो है वो बढ़ाई गई है और 1 अप्रैल 2010 से इस मिशन का नाम बदलकर HMNEH हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एवं हिमालयन रीजन जो है रखा गया है।
को बढ़े हुए दरों पर जो है वो अनुदान दिया जा रहा है। तो अगर घटक की आप बात करें तो एक से अनेक गतिविधियां हम इस परियोजना के तहत हमारे जो किसान या बागवान भाई है वो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मुख्य तौर पर कौन कौन से इसके गठन आप कह सकते हैं इसमें घटक हैं? बागवानी मिशन के अंतर्गत 4 मिनी मिशन आते हैं जी। मिनी मिशन 1 जो है ये मुख्यतः रिसर्च पर आधारित है जी। और इसकी नोडल एजेंसी जो है ये ICR के माध्यम से संचालित किया जाता है और ICR जो है वो शोध कार्यों के लिए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी या अन्य NGO को जो है वो फंड मुहैया कराता है। जी। बागवानी मिशन 2 जो है ये उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित है और इसका संचालन जो है वो उद्यान विभाग करता है। जी। मिनी मिशन 3 के अंतर जो है हमारा शस्योत्तर प्रबंधन या जिसे हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग कहते हैं, तो इसका संचालन जो है वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड या नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के माध्यम से किया जाता है। जितनी भी NHB की स्कीमें हैं वो मिनी मिशन 3 के अंतर्गत आती है। जी। इसके अलावा एक और मिनी मिशन है हमारा मिनी मिशन 4 जी। जो कि प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन से संबंधित है। जी। तो इसमें जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री MFPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव है भारतवर्ष में दिल्ली में, वो इन 4 मिनी मिशनों की जो नोडल एजेंसीज है उनको धन मुहैया करा देते हैं, फंडिंग करते हैं। आगे ये चारों मिनी मिशन जो है वो इन स्कीमों को जो है वो बागवानों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, तो आपने जो 4 मिनी मिशन की बात की, अगर हम बागवानी तकनीक मिशन का जो मुख्य अभी जो परियोजना आपका विभाग चला रहा है, तो उसमें 4 मिनी मिशन में हिमाचल प्रदेश की अगर हम खासतौर पर बात करें तो जो मिनी मिशन 2 है, मिनी मिशन 2 वो सीधा आपका जो विभाग है उसमें उसको चला रहा है और सीधा लाभ हमारे बागवान भाइयों को दे रहा है। तो इसमें भी अगर हम गतिविधियों की बात कर लें कि उद्यान विभाग जो उत्पादकता की बात कर रहे हैं कि फलों के साथ साथ अन्य भी इसमें आपने जैसे कहा कि मौन पालन की आपने बात करी, सोम उत्पादन की बात करी, तो कई गतिविधियां हो जाती हैं। तो इस परियोजना में सभी आती हैं जो मिनी मिशन 2 की आप बात कर रहे हैं? जी, इस मिनी मिशन 2 में सभी गतिविधियां जो मैंने आपको बताई हैं ये सभी मिनी मिशन 2 में इंक्लूड की गई हैं। जी। जिसका बागवान जो है वो सीधे तौर पे लाभ ले सकता है। तो किस प्रकार से क्या सलाह आपकी रहेगी, जैसे हमारा कोई बागवान है और पहले तो आप गतिविधि हमें बता दें कौन कौन सी हैं, मुख्य कौन सी इसमें आती है कि कोई नया बगीचा लगाना है, रूफटॉप लगाना है या कोई फेंसिंग करनी है? नए बगीचे मतलब नर्सरी कोई लगाना चाहता है या कोई टिश्यू कल्चर लैब खोलना चाहता है। अच्छा। या पानी के कोई टैंक बनाना चाहता है या पोली हाउस लगाना चाहता है, शेड नेट हाउस लगाना चाहता है, बर्मी कंपोस्ट यूनिट कैंचो खाद इकाई लगाना चाहता है। तो इस प्रकार से मौन पालन करना चाहता है, खुम्ब इकाई लगाना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, भ्रमण करना चाहता है, ये सभी गतिविधियां जो है मिनी मिशन 2 के अंतर्गत आती है जिनका सीधा लाभ जो है हम बागवानों को पहुंचाते हैं। अच्छा, इन सभी गतिविधियों की जैसे हम बात करें तो कौन सा ऐसा विशेष आप कह सकते हैं कि जिनका आपको देखने में आया कि बागवान भाई ज़्यादा रुझान किसी खास गतिविधि पर रखते हैं, कि कौन सा हिमाचल में आप समझते हैं कि कौन सा अधिक लोकप्रिय हुआ? वैसे तो सभी गतिविधियों पर जो है वो हम धन उपलब्ध बागवानों को करवा रहे हैं, लेकिन कुछ गतिविधियां जो है वो एरिया स्पेसिफिक भी है। जैसे हम बिलासपुर की बात करें तो वहाँ पुष्प उत्पादन का कार्य ज्यादा हो रहा है। अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ नए बगीचे जो है वो ज्यादा लग रहे हैं, सुधरी किस्म के हाई डेंसिटी के जो बगीचे हैं वो ज्यादा लग रहे हैं। अगर हम सोलन की बात करें तो वहाँ पर खुम्ब उत्पादन का कार्य जो है इसमें ज्यादा धन हम मुहैया करा रहे हैं, लोग जो है खुम्ब उत्पादन में ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करें तो इसमें जो है वो मौन पालन की गतिविधि जो है वो ज्यादा लोग जो है इसको अपना रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जो नए बगीचे हैं या पानी के तालाब हैं या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है या वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये लगभग प्रदेश के सभी 12 जिलों में ही चलाई जा रही है। इवन बरमौर, पांगी और काजा जैसे जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं वो भी इन स्कीमों से अछूते नहीं है और उनको भी काफी धन जो है वो जा रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या कारण रहा होगा कि क्योंकि विभाग तो काफ़ी पुराना है, जैसे आपका हिमाचल में है, और परियोजनाएं भी काफ़ी लंबे समय से विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं भी चली होंगी बागवानों के हित में, तो इस मिशन को आरंभ करने के पीछे क्या कारण रहे, उसका उद्देश्य क्या आप समझते हैं, प्रमुख कौन सा रहा? मिशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि पहले भी विभाग जो है वो सन 1950 से लगभग प्लांटेशन ज़्यादा होने शुरू हो गई थी विभाग के पास।
लेकिन जब बाद में पाया गया कि बहुत से बगीचे लग चुके हैं, लेकिन हमारा उत्पादन और उत्पादकता बहुत कम आती है। अगर हम अन्य कंट्रीज से कंपेयर करें तो जहाँ पर उनकी उत्पादक क्षमता 30 से 40 मीट्रिक टन पर हेक्टर है, हम 5 से 6 मीट्रिक टन पर हेक्टर पर ही ठहरे हुए हैं। तो मुख्य कारण क्या समझते हैं, उसका क्या रहा? मुख्य कारण यही था कि जो शुरू में प्रजातियां लगाई गई थी वो कुछ बेहतर षष्ठी प्रजातियां थी जिनको बदलने की आवश्यकता है। जो शुरू में बगीचे लगाए गए थे वो इतनी दूरी पर लगाए गए थे कि 1 हेक्टर में हमने 178 या 278 पौधे ही लगाए थे, जबकि अब हाई डेंसिटी में पौधे लगाने का जो ट्रेंड आ गया है, जो पौधे छोटे कार के होते हैं, ज़्यादा फल देते हैं, बैदर वैगरी जो है इनको भी थोड़ा टोलरेट कर लेते हैं, कुछ ड्रोट को भी टोलरेट कर लेते हैं, उत्पादन और उत्पादकता जो है वो इनकी ज़्यादा है। तो इसके अलावा जो हमारा जल संरक्षण है मुख्यतः, कि पौधों को जो है वो, जैसे कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का केवल 20% बगीचे ही ऐसे हैं जहाँ पर कि पानी की लग पाता है बगीचों में। तो इन जल संसाधनों की संरचना के लिए विभिन्न योजनाएं जो है वो हमने बागवानों को दी है। पहले हम पक्के टैंक बनवाते थे, लेकिन अब एक नई स्कीम इस मिनी मिशन के तहत आ गई है, इस HTM के तहत आ गई है, जिसमें कच्चा तालाब बना करके पॉलीथीन शीट लगा करके बागवान जो है वो वर्षा के पानी को या कहीं से भी पानी को जो है वो इकट्ठा कर करके पौधों को सप्लाई कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिससे कि हम अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत आपने सही कहा। लेकिन आमतौर पर डॉक्टर साहब देखने में ये आता है कि जितनी भी परियोजनाएं विभाग द्वारा चलाई जाती है, आमतौर पर जो ज़्यादा कह सकते हैं कि जागरूक जो किसान हैं या बागवान हैं जिनको स्कीमों का पता होता है, परियोजना की जानकारी होती है, अमूमन ये देखने में आता है कि वो विभिन्न स्कीमों में विभिन्न विभागों की इस परियोजनाओं से लाभ उठा लेते हैं, अनुदान ले लेते हैं, और आमतौर पर सभी जो ज़रूरतमंद भी जो बागवान हैं या किसान हैं उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता। हो सकता है जो संकोच करते हैं कि कहाँ संपर्क करें या उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है। हो सकता है विभाग सभी जो हैं वो पूरा कोशिश में रहते हैं, पग उठाए जाते हैं विस्तार के माध्यम से या ट्रेनिंग कैंपों के माध्यम से कि अधिक से अधिक जो किसान बागवान परियोजनाओं के बारे में जानकारी उन तक पहुँचे और उसका लाभ उठाए। तो क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने वर्ष 2012 को हॉर्टिकल्चर ईयर डिक्लेयर किया जी, जिसके तहत अभी शिमला में 2 दिवसीय सेमिनार का हमने आयोजित किया जी। इसी प्रकार के सेमिनार जो हैं हर जिले में लगाए जाएंगे और एक सेमिनार पर 2 लाख रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा जी। इसके अलावा हम ग्रामीण स्तर पर जो है वो कैंप लगाते हैं या छोटे सेमिनार लगाते हैं या किसान गोष्ठी लगाते हैं, जिसके माध्यम से बागवानों को हम हर जानकारी जो है वो इसमें मुहैया कराते हैं, जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो हमारे किसान भाई हैं वो ग्राम स्तर पर उद्यान प्रसार अधिकारी से, ब्लॉक स्तर पर उद्यान विकास अधिकारी से और जिला स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी से या उप निदेशक उद्यान अधिकारी से बागवानी मिशन से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। विभाग ने इस पर बहुत सी जो प्रिंट मटेरियल है वो जिलों में पहुंचाया है। हमने हिंदी में और इंग्लिश में जो है वो पंपलेट छापे हैं, तो कोई भी बागवान किसी भी कार्यालय में जाकर के स्कीमों की सूचना जो है वो ले सकता है जी। तो जो स्कीमों की परियोजना की जो सूचना है हमारे बागवान भाई जो भी निकटतम उनका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है या HEO बैठता है वहाँ पर वो संपर्क कर सकते हैं और इन स्कीमों की, इन परियोजनाओं की जितनी भी इसमें घटक हैं, अलग अलग गतिविधियाँ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और लाभ भी उठा सकता है। तो डॉक्टर साहब, औपचारिकता जो क्या क्या रहती है इनको पूरी करनी होती है? सबसे पहले तो पात्रता की हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि प्रदेश के सभी बागवान, सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं या केवल जो लघु है या सीमांत किसान है या मझोले हैं या जो बड़े किसान हैं वो भी इस STM का फायदा उठा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि बागवानी मिशन ही एक ऐसी परियोजना आई है कि जिसमें इनकम का कोई बार नहीं रखा गया जी। कोई भी बागवान, चाहे वो लघु बागवान हो, चाहे वो स्मॉल मार्जिन हो, स्मॉल हो या कोई लैंडलॉर्ड हो, हर बागवान जो है किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ जो है वो उठा सकता है। यदि हमारी 15 योजनाएं चली हैं तो एक बागवान 15 योजनाओं का लाभ ले सकता है। एक से अधिक गतिविधियों के लाभ ले सकता है। यदि जितनी गतिविधियां हमारी चली हैं हर बागवान हर गतिविधि में इसमें लाभ ले सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले बागवान को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। वो एप्लीकेशन हमारा ग्राम स्तर पर या खंड स्तर पर या जिला स्तर पर उपलब्ध रहते हैं। जो भी उद्यान विभाग का जो कार्यालय उद्यान विभाग का कार्यालय वहाँ ये
उपलब्ध होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जी जी। इस एप्लीकेशन के फॉर्म को भरने के साथ उसमें एक आवश्यक होता है कि जमीन की जामाबंदी। अच्छा। जामाबंदी, पूरी जमीन की जामाबंदी लगानी और जामाबंदी के साथ एक ततीमा लगाना। ततीमा उस क्षेत्र का लगाया जाता है जिस क्षेत्र पर बागवान जो है वो गतिविधि संचालित करना चाहता है। मान लो कि वो कहीं पोली हाउस बनाना चाहता है तो उसको पूरा ततीमा लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसी क्षेत्र का ततीमा वो लगा सकता है जहां उसने पोली हाउस निर्मित करना है। तो वो जामाबंदी, या वो अगर जामाबंदी ना मिल पाए तो वो किसान बुक की फोटोकॉपी भी अटैच कर सकता है जी। तो इनको संलग्न करने के बाद इसके बाद बागवान को एक एफिडेविट लगाना पड़ता है जिसे हम बोर्ड फार्म भी कहते हैं जी। तो उस एफिडेविट में बागवान जो है ये डिक्लेयर करता है कि जो विभाग द्वारा मेरे को अनुदान दिया जा रहा है मैं इसका मिसयूटिलाइज नहीं करूंगा जी। और किसी रूप में अगर बागवान इसका मिसयूटिलाइजेशन करता है तो उससे ये अमाउंट जो है वो एक ही किस्त में जो है वो रिकवर कर लिया जाता है और उस पर प्रिवेलिंग रेट जो है, जो आज के हमारे बैंक की जो दरें हैं वो ब्याज लगा करके उससे रिकवरी की जाती है। अच्छा, उसे एफिडेविट उसे ये एफिडेविट जो है एक 5 रुपए के बॉन्ड फार्म पर टाइप करा करके जिसमें 2 बिटनेस डाली जाती है ये उस फार्म के साथ संलग्न करना। यानी कि जिस गतिविधि के लिए आपने अनुदान या उपदान किसान या बागवान भाई को दिया है उसको वही गतिविधि में उसको खर्च करना होगा जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप अनुदान जो दे रहे हैं वो कैश में आप दे रहे हैं जी। इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी जो सुविधा का जो बागवान ने कोई सुविधा लेनी है उसका हम कैश बिल्कुल नहीं देते हैं। हर बागवान को जो है वो बैंक में अकाउंट, किसी भी बैंक में वो अपना अकाउंट खोल सकता है और क्रॉस चेक के माध्यम से जो है वो हम उसको सहायता की जो है चेक देते हैं, धन उपलब्ध करवाते हैं तो वो अकाउंट बागवान के अकाउंट में जाकर के लग जाता है पैसा, धन जो है उसका लग जाता है जी। अच्छा, उसके बाद अक्सर क्या प्रक्रिया रहेगी? एप्लीकेशन उसने आपके कार्यालय में जो भी फील्ड लेवल पर आपके स्तर पर कार्यालय हैं, ब्लॉक पर या खंड स्तर पर कार्यालय है वहाँ पर एप्लीकेशन उसने दी, जमाबंदी ततीमा भी उसने लगा लिया या किसान जो पासबुक आप कह रहे हैं कि उसकी प्रतिलिपि भी लगाई जा सकती है। अच्छा, उसके बाद वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उद्यान विकास अधिकारी के पास दे देगा बागवान। उद्यान विकास अधिकारी उस फॉर्म को रजिस्टर पर अंकित करके उसकी एक प्रायोरिटी मेंटेन कर देता है। यानी कि जो बागवान अपना जो केस पहले तैयार कर रहा है फर्स्ट कम उसे मतलब उसे प्राथमिकता मिल जाती है। बिल्कुल सही आपने कहा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटक जो है उनकी हमारी मांग ज्यादा होती है, जैसे बोरवेल है या पावर स्प्रेयर है तो बजट की कई बार जो है वो थोड़ी कमी आ जाती है। जितने हमने जिला उद्यान अधिकारी को दिए होते हैं या उपनिदेशक उद्यान को दिए होते हैं वो जो है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं तो उस ढंग से उसकी एक प्रायोरिटी बनी रहती है। तो उसके पश्चात जो HDO है वो उप निदेशक उद्यान से जो है वो धन की मांग करता है। ठीक है, उप निदेशक उद्यान जो है वो पूरा एकत्रित जिले की जो एकत्रित मांग है वो प्रयोजन निदेशक के पास सबमिट करवाता है और हम एक एनुअल एक्शन प्लान बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमें किस्तों में जो है धन प्रोवाइड करते हैं। वर्ष 2012-13 के लिए 30 करोड़ रुपए का जो है वो हमें अप्रूवल आ चुकी है विभिन्न घटकों में। जैसे ही इसकी हमें पहली किस्त प्राप्त होगी हम इस धन को जो है वो उप निदेशकों को वितरित कर देंगे जी। और ये जो आप परियोजना आप कह रहे हैं कि जैसे 30 करोड़ आपको आ गया तो आपने पहले आपके पास इतने लाभार्थी या बागवानों ने अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं आपके पास, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, इसमें बागवान नए बागवान भी जुड़ सकते हैं, नए बागवान इसमें जुड़ सकते हैं जी। जैसे आप प्रायोरिटी की बात कर रहे थे, प्राथमिकता की बात कर रहे थे कि जो बागवान, क्योंकि अमूमन ये देखने में आया कि जैसे गतिविधियां आप गिना रहे थे तो काफ़ी उसमें लग रही थी जो सीजनल है, जैसे कोई नया बगीचा लगाना है तो सर्दियों में लगाना है या नर्सरी को तैयार करनी है या और भी जो गतिविधियां हैं तो उसको किस प्रकार से आप संचालित करते हैं कि भाई जो भी जो मांग है वो बजट के अनुसार ही आए तो ज़्यादा अच्छा है कि सभी लाभान्वित हो सके? नहीं, एक्चुअली जब भी हम कहीं शिविर लगाते हैं, जैसे हम ऑन फार्म ट्रेनिंग करते हैं, ऑफ फार्म ट्रेनिंग करते हैं तो बागवान जो है वो HDO से या HEO से मांग करते रहते हैं कि हम नई नर्सरी खोलना चाहते हैं तो उस नर्सरी का हम पहले ही प्रावधान रख लेते हैं उस बागवान का। यदि कोई बड़ी नर्सरी लगाना चाहता है, छोटी नर्सरी लगाना चाहता है, अगर वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करना चाहता है, पोली हाउस लगाना चाहता है तो किस प्रकार का पोली हाउस लगाएगा, वो फैन एंड पैड वाला लगाएगा या नेचुरली वेंटिलेटेड लगाएगा या बांस का बनाएगा या लकड़ी का बनाएगा तो वो प्राथमिकता जो है वो हम रजिस्टर पे नोट करते रहते हैं या हम
बागवान को ये कह देते हैं कि एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन पर लिख कर दे दो कि आप कौन सी सहायता लेना चाहते हैं, उन सहायताओं के आधार पर हम बजट की मांग करते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी हमें कहीं कमी पड़ जाती है तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से द्वारा मांग कर सकते हैं और हमें द्वारा जो है धन उपलब्ध करवा दिया जाता है। जैसे मैं अभी 11-12 की बात करता हूँ तो हमारी एनुअल एक्शन प्लान जो है वो 30 करोड़ की मंजूर हुई थी, लेकिन हमें 60 करोड़ बाद में ज्यादा मिला क्योंकि हमारा कुछ बोरवेल में और पावर स्प्रेयर में और पावर टिलर में बहुत से जिलों से मांग आई, जिसे हमने हॉर्टिकल्चर कमिश्नर के समक्ष उठाया तो उन्होंने 7 करोड़ रुपया जो हमें ज्यादा उपलब्ध करवाया जी, जो कि हमने बागवानों को वितरित की। अच्छा, और जो पूरा जो आपको फंडिंग हो रही है जो सरकार आपको करती है, जैसे 50 करोड़ की आपने बात की, तो ये पूरे इस मिशन के लिए कंसोलिडेटेड फंडिंग है या ये भी गतिविधियों के अनुसार ही इन्होंने प्राथमिकता सरकार ने भी आपको लगा के रखी कि भी इस गतिविधि में इतना बजट आवंटित है, इसमें इतना है, या एक कॉमन पूल में आपको वो बजट आता है और फिर विभाग आपका खुद उसको वितरण अलग अलग गतिविधियों में सुनिश्चित करता है? इसमें जैसे केंद्र सरकार से हमें ये पहले ही कह दिया जाता है कि 30 करोड़ की जो है अपनी योजनाएं बना कर दें। फिर हम देखते हैं कि इस 30 करोड़ में हमारी प्राथमिकताएं क्या है, कि नए बगीचों को लगाने के लिए हमने कितना धन रखना है, खुम्ब उत्पादन में कितना रखना है, मोम पालन में कितना रखना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कितना रखना है। तो उस ढंग से हम इन 30 करोड़ को जो है जो हमारे 10 या 11 मद है, जैसे आजकल मुख्य मद जो है वो हमारा ट्रेनिंग पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, प्रशिक्षण पर कि इसमें हम राज्य के जिले के भीतर भी प्रशिक्षण करा रहे हैं, जिले से बाहर भी प्रशिक्षण करा रहे हैं और राज्य से बाहर भी प्रशिक्षण करा रहे हैं। अभी हमारे 4 जिलों के बागवान जो हैं वो जयपुर में प्रशिक्षण लेकर आए हैं। इसी प्रकार हम एक्सपोजर विजिट्स लगाते हैं। एक्सपोजर विजिट्स में हम बागवानों को ये बताते हैं कि आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है। तो इसमें हम राज्य से बाहर के जो इनके एक्सपोजर विजिट्स हैं उनको भी कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है इसमें प्रशिक्षण और भ्रमण पर जो है वो ज्यादा धन खर्चा जा रहा है। और खास करके जो सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जो गोष्ठियां लगाई जा रही है, जो ब्लॉक लेवल पर या विलेज लेवल पर कैंप लगाए जा रहे हैं, इन पर हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की एक बागवान ने अपनी जो एप्लीकेशन लगा ली है, अपने कागज उसकी पूरी औपचारिकताएं उसने पूर्ण कर ली हैं, तो लगभग कितने समय के बाद उसका जो ये केस है जो स्वीकृत हो जाता है? यदि तो धन उपलब्ध होता हो तो उसे हम दूसरे दिन ही वर्क ऑर्डर जारी कर देते हैं जी। यदि हमारे पास एक जिले में कहीं धन कम उपलब्ध होता है तो हम दूसरे जिले से उस जिले को धन माइग्रेट करवा देते हैं। अच्छा, और जो इसकी जो स्वीकृति है इन गतिविधियों की या किसी का जो केस आपने सैंक्शन करना है, ये जिला स्तर पर होती है या ये जिला स्तर पर उप निदेशक उद्यान के कार्यालय से? अच्छा, उनको ये इसकी पावर है कि वो सैंक्शन वहीं दे सकते हैं। हाँ जी, वही। तो बहुत अच्छा है कि ताकि कम समय में हमारे जो बजट के अनुसार जो शीघ्र उसे जो लाभ उसे प्राप्त कर सकें। तो अगर पूरे मिशन की हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे आप समझते हैं कि जिले हैं जहाँ पर ये सबसे ज्यादा लोगों ने इस स्कीम का लाभ उठाया, और लगभग अभी तक कितने बागवान जो हमारे भाई हैं लाभान्वित इसमें हुए होंगे? इस मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सभी जिले जो है वो लाभान्वित हुए हैं और सभी जिलों से हमें अपार धन की जो है वो मांग आ रही है। और अभी तक मैं आपको एक फिगर बताना चाहूंगा कि 1,21,000 बागवान जो है इस स्कीमों का लाभ ले चुके हैं और लगभग हमारे पास 5,000 बागवानों की अन्य लिस्ट भी है जो इन स्कीमों का लाभ लेना चाहते हैं, जिनकी हम जो है वो स्कीमें तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही ये स्कीमें तैयार हो जाएंगी तो हम नेक्स्ट वर्ष के अगले वर्ष के लिए जो है वो उस पर धन की मांग जो है वो केंद्र सरकार से करेंगे। तो अगर गतिविधियों को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई आप कर रहे हैं कि या जितनी आपने गतिविधि अभी बात कर रहे थे आप उतनी ही इसमें लाभ हमारे बागवानों को उपलब्ध रहेगा? नहीं, सभी गतिविधि इसमें हम कवर कर रहे हैं। कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जहां से भी बागवान क्योंकि इसमें एक गाइडलाइन बनी है, इस गाइडलाइन में लगभग 25-26 गतिविधियां हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में कुछ गतिविधियां ज्यादा चलती हैं, जैसे हमारे स्टेट में पुष्प उत्पादन में ज्यादा गतिविधि चली है, मोम पालन अच्छा चला है, खुंड उत्पादन अच्छा चला है, बगीचों का रोपण अच्छा चला है, अब पॉलीथीन के टैंक भी बनने शुरू हो गए हैं, ट्रेनिंग का कंपोनेंट हमारा बहुत अच्छा चला है। तो इन गतिविधियों में या मैकेनाइजेशन हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे हर बागवान जो है वो पावर स्प्रेयर खरीदना चाहता है, हर बागवान आज जैसे पशु कम हो रहे हैं
तो पावर टिलर लेना चाहता है। और हमारा एक मैंडेट है, एक हमने लक्ष्य रखा है कि हर बागवान को घर में एक एक केंचुआ खाद इकाई वर्मी कंपोस्ट पिट का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो गांव के गोबर को ऐसे ढेर लगा के ना रखे और उनकी पूरी उपभोक्ता करे। तो इन सभी ये जो गतिविधियां हैं इनमें हम ज्यादा धन की मांग करते हैं, ताकि हर बागवान इन गतिविधियों का अपने घर में। जी, तो समय सीमा की हम बात कर रहे थे, तो लगभग बजट के आधार पर कितनी शीघ्र से शीघ्र इसका केस जो है इसका सैंक्शन हो सकता है? कुछ बागवान तो विदिन 7 डेज ही इसका लाभ ले जाते हैं, क्योंकि अगर आज हम किसी भी बागवान को वर्क ऑर्डर देते हैं तो कुछ गतिविधियां हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसमें हम अधिकतम 75 दिन का समय देते हैं। जैसे पॉली हाउस लगाना है, या वाटर स्टोरेज टैंक बनाना है, या वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाना है, तो जिसमें थोड़ा मशीनरी वर्क भी होता है, थोड़ा फैब्रिकेटेड वर्क भी होता है, तो 75 दिन का। यदि वो बागवान 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद वो आकर के HDO या HEO को रिपोर्ट करेगा कि मेरा कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर HDO या HEO जो है वो उसको इंस्पेक्शन करने जाता है, तो वहां पर 1 या 2 फोटो जो है वो उस कंपोनेंट की ली जाती है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट डे उसको चेक काट करके जो है वो दे दिया जाए। अच्छा, तो पहले जो वो गतिविधि उसने करनी है वो अपनी जेब से करता है? हाँ, पहले जो फंड लगाने हैं वो बागवान अपनी जेब से लगाता है। नहीं, वो थोड़ा सा डॉक्टर साहब खासतौर पर अगर हम लघु और सीमांत बागवान भाइयों की बात करें, तो जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि कोई ना कोई तो कारण है कि अधिक जो छोटे किसान होते हैं थोड़ा संकोच करते हैं कि कहाँ संपर्क करें, किस प्रकार से लाभ दें। अब जैसे ये बात आ रही है कि पहले अपने खर्चे से उसको उस गतिविधि को तैयार करना होता है, उसके बाद आप उसको कंपनसेट करते हैं, तो इसमें स्कीम में कोई इस प्रकार का कोई अलग से, अगर थोड़ा सा खासतौर पर अगर हम प्रदेश की बात करें और जो छोटे मझोले किसानों की बात करें, कि ऐसी कोई प्रक्रिया इसमें बीच में डाली जाए कि अगर कोई छोटे ऐसे किसान हैं, जैसे लैंडलेस की भी आप बात कर रहे थे, कुछ गतिविधियां हैं कि जैसे खुम प्रोडक्शन की आपने बात की, तो ज़रूरी नहीं है कि बागवान के पास अपनी भूमि भी हो या ज़मीन भी हो, लेकिन वो भी इसका लाभ ले सकता है। तो ऐसा कोई इसमें बीच में कोई आप पग उठाएं, आपका विभाग कुछ सोच रहा है कि कुछ रेशो में कुछ प्रतिशत उसको पहले कुछ फंडिंग हो जाए, ताकि अपना वो एक तरह से उस इकाई को स्थापित करने के लिए कम से कम शुरुआत तो वो कर सके? नहीं, पहले शुरुआत में ऐसी जो आप बोल रहे हैं ऐसी इकाई चलाई गई थी कि कुछ बागवानों को एडवांसेस दिए गए थे वाटर टैंक बनाने के लिए, लेकिन उनके जो रिजल्ट है बड़े अच्छे नहीं निकले। तो इसलिए है कि बहुत सी स्कीमों में जो है वो बैक एंडेड क्रेडिट लिमिट पे जो हमारी होती है, बैंक जो है वो ऋण उपलब्ध करवा देते हैं, तो हम बैंक को लिख कर दे देते हैं कि इसका जो ये अपनी इकाई लगाना चाहता है, चाहे पोलियो हाउस लगाना चाहता है, इसको स्वीकृति दी जा चुकी है, तो इसको जो है बैंक फंडिंग करते हैं, और तो उसके आधार पर बैंक जो है वो इजीली फंडिंग कर देता है उनको। बहुत से बागवान हमसे ये लिखवा के ले जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि कुमारवी के क्षेत्र में एक बागवान है, वो टिश्यू कल्चर इकाई लगाना चाहते हैं, जिस पर 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है, लेकिन हम 50 लाख रुपया जो सब्सिडी है वो एंड में देते हैं। तो 1 करोड़ की वो इकाई लगेगी और 50 लाख आप सब्सिडी देंगे? 50 लाख 50% सब्सिडी देंगे आप। अच्छा, तो उसने पहले हमसे सर्टिफिकेट लिए, जब उसका हमने प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी से जब हमने अप्रूव किया उसका यूनिट, तो हमने उसको एक सर्टिफिकेट दिया, जो कि उसने आगे जाकर के बैंक को दिया, और उसी के आधार पर बैंक ने जो है उसको 1 करोड़ का लोन जो है वो मुहैया करा दिया। अच्छा, और जब आप उसको अनुदान आप जब उसे देंगे तो उसका लोन में वो एडजस्ट हो जाएगा? बिल्कुल, बैक एंडेड है, एक प्रकार की ये जो हमारी फंडिंग है, जो हमारी सब्सिडी है, ये बैंक को जाएगी। अब दरअसल बहुत अच्छी जानकारी आपने खासतौर पर आज बागवानी तकनीकी मिशन की अगर हम बात करें, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान और बागवान भाइयों को हमने दी। पूरी आशा करते हैं कि हमारे बागवान भाई इस स्कीम, इस परियोजना का लाभ ज़रूर उठाएंगे। आप स्टूडियो में आए, आपका एक बार फिर धन्यवाद। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब जनते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए तुरंत, किसी समय।